भाटिया और मैं यहाँ अक्षय एकेडमी के इस छोटे से प्यारे से चैनल पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। सो गाइज, आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे जानने के लिए कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। डेफिनेटली मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगी इस बारे में। आपको अच्छे से पता होगा कि CBSE ने क्लास 10th के जो सैम्पल पेपर्स हैं वो अपनी साइट पर अपलोड कर दिए हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो साइट पर अपलोडेड। अगर आपको नहीं पता है कि वो आपको कैसे डाउनलोड करने हैं, सो डोंट वरी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। और साथ ही साथ मैं आज उस क्वेश्चन पेपर को, आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास 2 तरह के मैथ्स के पेपर हो रहे हैं अब CBSE में, या फर्स्ट इज ऑफ बेसिक एंड सेकंड इज ऑफ स्टैंडर्ड। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बेसिक थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कम है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड वाला पेपर हम देख रहे हैं तो स्टैंडर्ड वाले पेपर में बच्चों एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट आता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं, बशर्ते आपने लिया क्या हुआ है, जो भी आपने चूज किया हुआ है आप उसको अच्छे से पढ़े, मन से पढ़े, आपका सब कुछ अच्छा होगा। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब आज का जो हमारा टारगेट है इस वीडियो का, उसमें हम बेसिक वाला जो पेपर है, सैम्पल पेपर, वो सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और उस पेपर में तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, कि क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो आपका जो बेसिक का पेपर है वो कैसे बना है, कैसे बनेगा। यहाँ पर आपके पास देखने वाली बात है कि जितने भी सेक्शंस है, टोटल सेक्शंस, जो आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। 5 सेक्शंस ABCDE, करेक्ट, ABCDE। अब इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर A की। सेक्शन A में आपको स्टूडेंट्स 20 MCQs देखने को मिलेंगे। MCQ बहुत छोटे छोटे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ता, झट से इसका आंसर आ जाता है। बस बेसिक नॉलेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और वो कैसे होगी? ऑन अक्षय एकेडमी। आप अक्षय एकेडमी की वीडियोस देखिए, आपकी बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी होगी। तो ये जो 20 MCQs है, आपको मैं बता दूं कि एक MCQ आपका 1 मार्क का होगा, तो इट मीन्स 20 × 1 ये आपके 20 मार्क्स के होंगे। सिमिलरली सेक्शन B में 5 आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट टाइप के शॉर्ट आंसर टाइप, जो थोड़े छोटे छोटे होंगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल आपके पास 10 मार्क्स के ये हो गए हैं। सेक्शन C में आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो भी शॉर्ट आंसर टाइप ही होंगे, बट ये थोड़े से, इससे थोड़े से बड़े होंगे, इसलिए ये 3 मार्क्स के होंगे। अब 6 क्वेश्चन है तो टोटल मिलाकर 18 मार्क्स हो गया, डन। नेक्स्ट आपको सेक्शन D मिलेगा। सेक्शन D में आपको लॉन्ग आंसर देखने को मिलेंगे, मतलब देखने को क्या, आपको लॉन्ग आंसर वहां पे सॉल्व करने पड़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। और हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा, दैट मीन्स 20 मार्क्स के आपके पास ये क्वेश्चन होंगे, ओके। और लास्ट सेक्शन है E सेक्शन, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास 3 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो आप जानते हैं, जो आपने पहले भी 9th क्लास में दिए होंगे, बिल्कुल उन्हीं की तरह होंगे। हर एक स्टडी जो क्वेश्चन होगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा, वो 4 मार्क का होगा। तो आपके पास टोटल 12 मार्क्स के ये होंगे। तो टोटल हमारे पास अगर हम इनको करें तो हमारे पास 80 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। अब बात आती है कि 80 मार्क्स का तो पेपर है, बट क्या करें। अब देखो क्या करें, तो ये हमारे पास बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, किसका, चॉइस का, कि आपको चॉइस भी मिलेगी। और कहाँ कहाँ मिलेगी चॉइस, वो देखो। आपको ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ये फर्स्ट वाला जिसमें आपके पास 5 क्वेश्चन है, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस देखने को मिलेंगी, ठीक है। ऐसे ही 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो कि आपके पास ये हैं SA सेकेंड, इनमें भी आपको 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस देखने को मिलेगी। और उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चंस में आपको चॉइस देखने को मिलेगी। और फिर कॉन्सेप्ट आया किसका, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का। तो बच्चों, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के अंदर 3 सब पार्ट्स होंगे, यानी कि एक बड़ा क्वेश्चन और उसके 3 छोटे छोटे पार्ट्स होंगे। तो जिनमें से जो 2 पार्ट्स होंगे वो 1 मार्क के होंगे, और जो थर्ड पार्ट होगा वो सेकंड नंबर का होगा, सॉरी थर्ड पार्ट जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, और 2 मार्क्स का होगा। और इसी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में देखो, इसी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगी, चॉइस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास इंट्रोडक्शन आपके सैम्पल पेपर का, या फिर जो आप पेपर फेस करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, उसका एक छोटा सा इंट्रो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, और हम लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1।
तो जनरली मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो क्वेश्चन पेपर मैं लेकर चल रही हूँ ये इंग्लिश मीडियम में है। सीबीएसई ने इसे इंग्लिश मीडियम में अपलोड किया है, हिंदी मीडियम में ये अभी नहीं है। बट हिंदी मीडियम वाले बच्चों को डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं बच्चों, मैं आपको उसको ट्रांसलेट करके बताऊंगी हिंदी में कि क्या उसका मीनिंग है, ठीक है? तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए, इसे समझ लीजिए। और अब हम लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बिकॉज हम यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे अपनी वीडियो को। इसलिए हम क्या करेंगे, छोटी छोटी वीडियोस में अपने सैंपल पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है? एंड दिस इज योर पार्ट 1। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, if two positive integers p and q can be expressed as p is equal to ab square, okay, p is equal to ab square and q is equal to a cube b, a and b being prime numbers, then LCM of p and q is। तो बच्चों मैं आपको ये ट्रांसलेट भी करके बता देती हूँ कि यहाँ पे आपके पास दो नंबर दिए हुए हैं, एक तो p जिसकी वैल्यू है ए बी स्क्वायर और q जिसकी वैल्यू है आपके पास ए क्यू बी, ठीक है? और साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि a और b जो है वो कैसे नंबर है, हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर का मतलब ये हमारे पास यहाँ पे अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है पी क्यू का कि वो क्या होगा। तो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप एलसीएम की बात करते हो, ठीक है, एलसीएम की बात करते हो और हमारे पास क्वेश्चन अगर इस तरह से होता है, यानी कि उसमें कुछ पावर्स होती हैं, जो भी वेरिएबल होता है, जो भी चर होता है उसकी घात होती है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर जो होती है उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि जो भी आपका चर है उसकी सबसे बड़ी घात, अधिकतम घात आप लेंगे और वही आपका एलसीएम हो जाएगी। तो देखिए कैसे, आप देखिए सबसे पहले ए यहाँ पर इसकी पावर क्या है, कुछ भी नहीं है ना, दैट मीन्स 1। यहाँ कितनी है, 3। तो इन दोनों में आपके पास ए की पावर किसमें ज्यादा बड़ी है, इसके पास कितनी, 3, ओके। नेक्स्ट टाइम यहाँ पर बी की पावर 2 है और यहाँ पर बी की पावर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इट इज 1। तो यहाँ पे इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, दिस ए क्यूब बी स्क्वायर, दिस इज योर एलसीएम। ये आपका हो गया आंसर, दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? चलिए अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। What is the greatest possible speed at which a man can walk 52 km and 91 km in an exact number of hours? ये कह रहा है यहाँ पे कि वो अधिकतम, ठीक है, अधिकतम संभव चाल क्या होगी, किसकी, एक आदमी की, कि वो क्या कर सकता है, चल सके 52 किलोमीटर और 91 किलोमीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। ये कहना है कि जो घंटों की संख्या है वो कैसी होनी चाहिए, एग्जैक्ट नंबर होनी चाहिए, और उसमें आपकी अधिकतम चाल क्या होगी। तो कॉन्सेप्ट ये है बच्चों यहाँ पे कि जब भी आपको बोला जाए मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब यानी कि जब भी आपसे पूछा जाए अधिकतम, तो आप अधिकतम में कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, किस पे, हाईएस्ट, ओके। मैक्सिमम या अधिकतम की बात करेंगे तो हाईएस्ट, और हाईएस्ट में आपके पास क्या होता है, हाईएस्ट में तो एच आएगा ना, और एच के साथ क्या आता है, सी एफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, आपके पास एक 52 है तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। आपने 2 से भाग दिया, यहाँ पे 26 आया, फिर 2 से भाग दिया 13 आया आपके पास, फिर 13 से भाग दिया 1, और दूसरी संख्या आपके पास 91 है। तो 91 में देखो 2 से भाग नहीं जाता, 3 से नहीं जाता, हम देखते हैं धीरे धीरे 7 से भाग जाएगा। तो 7 से भाग दिया तो 13 7 91 होता है ना, 13 7 से 91, तो आपने 13 से अब डिवाइड कर देना है, तो ये हो गया 1। अगर आप 52 को देखो तो दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 13, यानी कि 2 गुना 2 गुना 13, और 91 हमारे पास है 7 इंटू 13। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन 13। सो HCF क्या हो गया हमारे पास, 13, यानी कि वह व्यक्ति यदि 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो वो एग्जैक्ट कंप्लीट आवर में इसको जो भी उसकी जो टाइमिंग्स है, जो डिस्टेंस है, उसको क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। क्यों? क्योंकि आपको कितनी बोली, 52।
आपने स्पीड किसकी ले रहे हो 13 की, तो 13 की वो टेबल बोल के देखो जरा। 13 में क्या आता है 13, फिर 26, 39, फिर 52 आ गया ना 52 कंप्लीट में आया ना, कोई पॉइंट नहीं आया ना। यानी कि 52 में अगर आप 13 से डिवाइड करोगे तो 13 4 जा 52, एक कंप्लीट डिवीजन गया, यानी कि कोई भी यहाँ पे शेषफल नहीं बचा। तो इसे हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया एग्जैक्ट कंप्लीट आवर्स, यानी कि पूर्ण घंटा जो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप HCF निकालेंगे। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x square plus 3x plus k is 2 then the value of k is, यानी कि एक द्विघात बहुपद है हमारे पास, और द्विघात बहुपद क्या है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, और इसमें आपसे कहा है इफ 1 0, यानी कि इसका एक शून्यक है, और वो जो शून्यक है यानी कि जो 0 है वो हमें कितना दिया हुआ है 2। तब हमसे कहा है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों आपको एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ क्या, कि अगर x सपोज करो हमारे पास क्या होता है शून्यक होता है, तो आप बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल जिसको हम p से प्रदर्शित करते हैं, और अगर वो x चर में बहुपद है तो px, यानी कि अगर आप x रख रहे हो वहां पे तो उसका मान क्या हो जाता है 0, यानी कि अगर ये शून्यक है तो बहुपद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं, इसमें x इज इक्वल टू 2 रखते हैं। ठीक है, बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 2 आप रख रहे हैं x यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3, फिर x की जगह 2 रखा और प्लस k, और ये क्या होना चाहिए आपने कहा ना x इज इक्वल टू 2 रखने पर बहुपद का जो मान है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए 0 के बराबर, दैट मीन्स इट शुड बी इक्वल टू 0। आप सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग 4, 3 को 2 से गुना किया 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, 4 और 6 हो जाएंगे 10 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू -10। और आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हो ये बी ऑप्शन है, सॉरी मैंने आपको अपडेट नहीं किया विद ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है a³b², दिस इज द सी, ओके ये सी पार्ट है, और सेकंड के लिए भी सी पार्ट है, और जो थर्ड क्वेश्चन है इसके लिए आपका ये है -10 एंड दैट इज बी पार्ट। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो चलिए जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, जब मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ तब आपको अच्छे से समझना है, और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप नोट कर लेना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बाय, यानी कि कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे जो समीकरण है उनके अगर आप यहाँ पे ग्राफ बनाएं, तो समीकरण क्या है हमारी वो देख लीजिए। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये कह रहे हैं कि ये आपके पास यहाँ पर दो समीकरणें हैं, आपको ये बताना है कि इनका ग्राफ कैसा है। अब आप सोचेंगे MCQ 1 मार्क का क्वेश्चन और इसके लिए ग्राफ बनाएं, मतलब पूरा सॉल्व करें। नो नो नो, सॉल्व नहीं करना। क्या करना है, कॉन्सेप्ट याद करो। आपको क्या चेक करना होता है, आपको A1/A2 देखो सबसे पहले, तो यहाँ पर 6 है और A2 क्या है 2, ये कैंसिल हो सकते हैं आपस में, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। ऐसे अब आप B1/B2 चेक कीजिए। B1 की वैल्यू आपके पास क्या है -3 और B2 कितना है -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास ये भी फाइनली क्या बचा 3/1। अरे ये तो दोनों इक्वल है, चलो C1/C2 को भी चेक कर लेते हैं। C1 है 10 और C2 है 9। यार ये दोनों तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है। इट मीन्स A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट दिस इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और ये कंडीशन हमारी कौन सी लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, समांतर रेखाओं को, है ना, याद है आपको, समांतर रेखाओं को जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं और एक दूसरे को नहीं काटेंगी ये पैरेलल लाइंस, तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, नो सॉल्यूशन, और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट। ओके,
चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x + k = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। बेटा इक्वल का कॉन्सेप्ट आ गया। देखो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण है और वो क्या है x² + 4x + k = 0, ये द्विघात समीकरण है। लेकिन इसके लिए क्या बोला है, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इसके जो रूट्स हैं यानी कि इसके जो मूल हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, आपके पास रियल है, वास्तविक है और साथ साथ में इक्वल है यानी कि समान है। तो बच्चों इस कंडीशन में आप d निकालते हैं और जो d यानी कि जो विवेचक होता है b² - 4ac होता है और जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के। तो बस हम वही काम कर देते हैं। अब आप कहोगे कि मैम ये सब कैसे है, तो देखो आपको ध्यान होगा द्विघात समीकरण इस फॉर्म में होती है ax² + bx + c = 0। अब आप इस इक्वेशन से, ये मानक रूप होता है, इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करो। ये क्या है, x² + 4x + k = 0। जरा कंपेयर कीजिए। a की जगह कौन है, कोई नहीं, और जब कोई नहीं होता यानी कि वो किससे मल्टीप्लाई हो रखा है, 1 से। b के देखो, b की जगह 4, ऐसे c की जगह कौन है, k। अब d की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर दो यानी कि b² - 4ac को पुट कर दो किसके इक्वल, 0। तो b की वैल्यू 4, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की क्या है, k, एंड दिस इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग यानी कि 16, -4 को गुना किया k से बराबर 0। 4 के को वहां शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि हमें ये चाहिए k और फाइनली k चाहिए, तो 16/4 एंड दैट इज इक्वल टू 4। और ये है हमारे पास सी ऑप्शन, ठीक है बेटा। और फोर्थ में ये पैरेलल लाइंस वाला बी ऑप्शन था, मैं थोड़ा भूल जाती हूँ, सो प्लीज इसे इग्नोर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0, 4, 0, 0 एंड 3, 0 इज। मतलब आपको एक त्रिभुज और उस त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हैं। क्या क्या दिए 3 शीर्ष, देखो एक तो बोला है 0, 0, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला है यहाँ पे 0, 4 और एक बोला है 3, 0। तो आपको ये त्रिभुज देखना है कैसे बनेगा, चलो हम देखते हैं ना। सपोज कीजिए 0, 0 यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अगर ये 0, 0 है तो मतलब आगे ऐसे लाइन चलेगी, ठीक है। और यहाँ पे तो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू यहाँ क्या है, 3, मतलब हम एक तरीके से x डायरेक्शन में जा रहे हैं। और y कितना है, देखो 0 ही है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम 0, 4 यानी कि x की वैल्यू तो 0, वो यहीं रहेगी इसी पॉइंट पे, और y = 4, y का मतलब अब आपको ऊपर वाला स्टेप लेना है ऐसे। तो चलिए ये ले लिया 0, 4। तो अब आपने इन तीनों शीर्षों को, तीनों वर्टिसेस को मिला दिया, तो ये आपके पास त्रिभुज बन गया। और इस त्रिभुज का आपको चाहिए पैरामीटर, पैरामीटर यानी कि परिमाप। तो पैरामीटर यानी कि p के लिए आप क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का योग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का योग, सम ऑफ 3 साइड्स। और चलो जोड़कर देखो, अब कैसे जोड़ोगे, तो बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो हम एक काम करते हैं, a मान लेते हैं, इसको b और इसको c। तो a b चाहिए हमें। आप दूरी सूत्र का यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो आप इसके लिए 0 में से 0 को माइनस कर दो, x2 - x1 होता है, इसका स्क्वायर प्लस y क्या है 4, और इसमें से 0 को माइनस करोगे 0 और इसका स्क्वायर। तो 0 - 0 तो 0 ही हो गया, और 4 - 0 यानी कि 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 16 को 0 के साथ ऐड किया तो 16, और फाइनली कितना आया 4। इट मीन्स ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, AB 4। ऐसे ही BC को देखो, तो BC हमारे पास कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देती हूँ। देखो 3 - 0 करना है, 3 - 0, और नेक्स्ट टाइम 0 - 0 करना है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपका बेसिक क्लियर रहे। अब 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 9 + 0 क्या होगा 9, तो 9 और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। तो ये हो गया हमारे पास 3, ठीक है।
अब लास्ट आपके पास बची AC साइड। AC साइड को लो। AC साइड के लिए इसमें से इसको माइनस कर दो। 0 में से 3 को माइनस किया, स्क्वायर, प्लस 4 में से 0 को कर दो। अब 0 में से 3 गया तो -3 आएगा, और -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों को ऐड किया 25, कितना आया 5। चलो सम कर दो सबका, तीनों साइड्स का सम कर दो। 3, 4 और 5 यानी कि 12 सेंटीमीटर। ओके, एंड दिस इज 12 यूनिट, सॉरी सेंटीमीटर नहीं क्योंकि हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे 12 यूनिट्स, और ये होगा हमारे पास बी ऑप्शन। क्लियर? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, और ऐसी साइड को जरूरी भी नहीं आप ऐसे निकालो, आपको ध्यान होता है पाइथागोरस ट्रिक। तो पाइथागोरस ट्रिक में हम क्या करते हैं, ये 3 है, ये 4 है, तो ये सिंपल सी बात है, ये क्या होगा कर्ण है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 5। ठीक है, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो बेटा ये हो गई हमारे पास 6 नंबर तक के क्वेश्चन। आप जल्दी से इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है जिसमें कॉन्सेप्ट है इफ इन ट्राइंगल्स ABC एंड DEF। आपके पास 2 ट्राइंगल है ABC और DEF। तो इसमें सपोज कीजिए ये आपके पास हो गया एक ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल हो गया ये। अभी हम इनको नेम नहीं देंगे, ठीक है, अभी हम इन दोनों त्रिभुजों को नाम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि देखो इनमें हमें बोला है AB अपॉन BE, AB अपॉन BE इक्वल है BC अपॉन FDK। तो ये ध्यान दीजिए, आप इसको देखकर यहाँ पे इनको नाम देंगे तो आसानी हो गई, तो और से गलती भी नहीं होगी। तो चलिए मैंने इसको नेम दे दिया पहले ABC। अब देखो AB भुजा का अनुपात DE भुजा के साथ लेंगे, तो AB भुजा ये है और DE भुजा हम सपोज कर लेते हैं ये वाली है। फिर BC का मतलब ये वाली भुजा का अनुपात किससे लेंगे, FD से, तो ये वाली होनी चाहिए, है ना। तो हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट को नेम दे देते हैं D। अब देखो D अगर इसे देंगे तो AB का अनुपात किसके साथ है, DE, तो ये हो गया E। देखो हो गया ना, यहाँ से ये AB और ये DE, और ये वाला BC, तो ये DF या FD, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, आप जब इस तरह से देखते हो, ये भुजाएं यानी कि जो साइड्स हैं ये समानुपात में आ गई है ना, प्रोपोर्शन में आ गई है। तो उस कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि ये जो त्रिभुज होते हैं दोनों कैसे होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। और समरूप यानी कि सिमिलर, और सिमिलर में ये कौन सा EDF बन जाएगा अब यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये कहते हैं कि देन, तो अब आप बताओ कौन कौन से कोण बराबर है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि हम कहते हैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग यानी कि संगत कौन सा मान होते हैं। तो यहाँ पे A के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, E, यानी कि कौन A बराबर होगा E के, इसी तरह B बराबर होगा D के, ठीक है, और ये वाला C बराबर होगा F के। अब देखो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में है B इक्वल टू E के। क्या B इक्वल है E के, नहीं, तो वो नहीं है। सेकंड में A इज इक्वल टू D है, पर A तो E के इक्वल है, तो ये भी नहीं है। और थर्ड देखते हैं, थर्ड में B इक्वल है D के, B D, ये हो गया इक्वल। तो ये हमारा यानी कि C ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8। आप सोच रहे होंगे कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रही हूँ, बट ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन, इन विच रेशियो द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5 - 6, यानी कि आपके पास एक पॉइंट है 5 - 6 और दूसरा पॉइंट है आपके पास -1 - 4, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स को मिला रही है एक रेखा, ठीक है। अब ये कहता है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को y अक्ष, ठीक है, हमने मान लिया कि y अक्ष यहाँ से आ रहा है, ये क्या है y अक्ष। अब ये क्या करता है, यहाँ पे इनके 2 टुकड़े करता है, तो आपको बताना है कि किस अनुपात में, किस रेशियो में ये 2 टुकड़े कर रहा है। तो अब आप देखोगे ये क्या है y एक्सिस, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, और वो क्या होगी xy, ठीक है। हमने ये सपोज कर लिया, मैं यहाँ नोट कर देती हूँ कि y अक्ष पर जो बिंदु है वो क्या है xy, ये हमने यहाँ पे मान लिया है। लेकिन बेटा आपको तो अच्छे से पता है कि जब आप y अक्ष की बात करोगे तो y अक्ष पे
देखो ये वाला वाई अक्ष यहाँ सिर्फ ऊपर जाना या नीचे आना, इधर उधर नहीं जाना, तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है 0। तो जो आपका बिंदु है वो किस में बदल गया है 0 y में, ठीक है। और अब आप इसको डिवाइड कर रहे हो, तो हमने माना कि हम इसको k अनुपात 1 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाला बिंदु जो है ये k अनुपात 1 में इसे विभाजित करता है। तो बहुत आसानी होगी, कैसे, फॉर्मूला देखो, अंत विभाजन का है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। और ऐसे ही जब y निर्देशांक निकालना चाहेंगे तो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारे पास होंगे इस बिंदु के निर्देशांक p बिंदु के, ठीक है, p बिंदु के निर्देशांक जिसको ये डिवाइड करेगा। और ये वाला बिंदु भी हमारे पास कौन सा है p बिंदु ही है। इसका मतलब ये वाले निर्देशांक इन निर्देशांकों के बराबर होने चाहिए। तो हम ये 0 वाला कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन अब हम यहाँ अनुपात लेकर चल रहे हैं, कौन सा k अनुपात 1, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और फॉर्मूला जब चेंज होगा तो हम यहाँ m1 की जगह क्या लेते हैं k, और यहाँ कुछ नहीं लेते, और यहाँ m1 प्लस m2 की जगह हम क्या करते हैं k प्लस 1। याद है ना आपको, जब अनुपात ज्ञात करना होता है तो हमारा कॉन्सेप्ट यानी कि ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है इसमें kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, और इसकी वैल्यू 0 के इक्वल। चलिए k का मान तो हमें ज्ञात करना है क्योंकि हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि माना अनुपात कितना k रेशियो 1, यानी कि जो हम रेशियो लेकर चल रहे हैं वो यहाँ पे क्या है k रेशियो 1। x2 देखो इस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। तो x2 है -1 प्लस x1 कितना है 5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो माइनस के गुना करने पर प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चा आपके पास फिर सॉल्व करोगे तो माइनस k प्लस 5 0 हो गया, और फिर फाइनली k की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी 5 के। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा, अब देखो k इज इक्वल टू 5 है, तो आपका अनुपात क्या है रेशियो k रेशियो 1। तो k की वैल्यू 5, तो ये हो गया 5 रेशियो 1 यानी कि 5 अनुपात 1, और ये हो गया आपका आंसर, और ये हो गया आपका बी ऑप्शन। ठीक है बेटा, आप नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास 9th क्वेश्चन है, और उसके लिए आपको इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, बुक में दिया हुआ है। इसमें कहा है कि इस फिगर में इफ PA एंड PB आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल, यानी कि ये PA एक तो ये वाली साइड, एक PB ये वाली साइड, ये दोनों यहाँ पे क्या है टेंजेंट है। तो बच्चों टेंजेंट यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे स्पर्श रेखाएं, ठीक है। यानी कि जो वृत्त से स्पर्श करते हुए रेखा खींचती है वो क्या कहलाती है स्पर्श रेखाएं। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो स्पर्श रेखाएं हैं वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि एंगल APB ये वाला कोण 50 डिग्री का दिया हुआ है। तो और आपसे पूछा है OAB मतलब ये वाला आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो बच्चों आप यहाँ पे देखो, आपको एंगल APB कितना दिया हुआ है 50 डिग्री, और इस कॉन्सेप्ट में आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब कोण APB और ये वाला कोण इसके सामने तो यही है ना AOB, अगर आप इन दोनों का योग करेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो APB यानी कि ये 50 डिग्री है, तो कोण AOB की वैल्यू कितनी आएगी, चलो चेक करो। तो एंगल AOB 180 में से 50 को घटा दीजिए, यानी कि 130 डिग्री आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब ये वाला कोण 130 डिग्री का आपके पास है। तो अब बचे कौन से बाकी के कोण। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको तो सिर्फ ये वाला कोण पूछा है ना कि ये वाला कोण क्या है, तो ये त्रिभुज OAB नहीं बन रहा,
त्रिभुज ओ ए बी बन रहा है ना, और इसमें 3 कोण भी बन रहे हैं। एक तो ए ओ बी वाला, ठीक है जी, ए ओ बी, और एक ये जिसको हमें ज्ञात करना है, मैं इसको 1 मार्क कर देती हूँ, और दूसरा ये वाला 2 वाला। और इन त्रिभुज में बन रहे हैं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जोड़ दो सबको, जोड़ दिया। अब आप देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण तो भाई बराबर है। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज में बन रहा है, देखो ऐसे त्रिभुज बन रहा है ना, और इस त्रिभुज में ये और ये दोनों हमारे पास क्या है? त्रिज्याएं। त्रिज्या बराबर हो गई, तो यानी कि त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर, और बराबर तो इसके सामने तो ये वाला कोण और इसके सामने ये वाला कोण, तो ये भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया कि ए ओ बी बराबर है, यहाँ 1 और 2 दोनों की जगह बराबर वैल्यू रख दो। चलो एक्स एक्स रख देते हैं, 180 डिग्री, ठीक है जी। तो कोण ए ओ बी कितना है? ए ओ बी तो हमने निकाल लिया ना, 130, तो हम इसकी जगह 130 ही रख देते हैं, 130 डिग्री। एक्स और एक्स 2x बराबर 180 डिग्री। 2x की वैल्यू निकालेंगे तो 130 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, माइनस करने पर 50 डिग्री आएगा। तो x क्या बचेगा आपके पास? 50 डिग्री अपॉन 2 यानी कि 25 डिग्री। और 25 डिग्री कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। वाओ, बहुत इजी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 में आपको साइन ए की वैल्यू दी हुई है 1/2 और सेक ए की वैल्यू पूछी है। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। आप जो त्रिकोणमितीय सर्वसममिकाएं हैं, यानी कि आपके पास जो आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये लंब है और ये कर्ण है, तो आप आधार वाला कॉन्सेप्ट भी ला सकते हैं। या फिर सिंपल सा देखो, साइन ए की वैल्यू 1/2 और 1/2 यानी कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है? वो होती है साइन 30 डिग्री की। किसकी होती है? साइन 30 डिग्री की। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। चलो सिंपली टेबल आपने लर्न कर ही रखी है, यानी कि सेक 30 डिग्री निकालो। नहीं है याद? चलो cos 30 डिग्री तो याद होगा ना, √3/2, और cos का उल्टा क्या हो गया? सेक, यानी कि 2/√3। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक ही डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम नई वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक होंगे सेक्शन ए के, एंड फर्दर आगे आगे इसी तरह छोटे छोटे पार्ट्स में मैं आपको ये जो कंप्लीट पेपर है ये सॉल्व करा दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और छोटा सा काम क्या, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड में बेल का जो ऑप्शन आता है उसको क्लिक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून।